नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडर रोहित राज साहू में। दोस्तों, ये कल का वीडियो का रिकैप है जिसके अंदर हमने कल डिस्कशन किया था कि किस तरीके से स्टॉक्स इस लेवल से ऊपर की ओर जाते हैं। यानी कि जब हमने कल के शेयर्स डिस्कशन किए थे, वहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि अगर प्राइस इस ट्रेड लाइन के ब्रेक कर रहा है, इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर रहा है, वॉल्यूम का सपोर्ट मिल रहा है, तो टारगेट किस लेवल तक हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो टारगेट है। लेकिन हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि अगर कोई ट्रेड हमने लिया तो उसका स्टॉप लॉस भी डिसाइड होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ओवर ट्रेडिंग और इमोशन, इन पांच तत्वों को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे ट्रेडिंग के अंदर, तो हम पैसा कभी भी बना नहीं पाएंगे नेट में। ठीक है, नेट में पैसा हमारे पास नहीं बनेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और कल का ही एग्जांपल हम लेते हैं। और अभी जो करंट सिचुएशन में जिन स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, उनके अंदर हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं दो शेयर्स वो लूँगा जिनके अंदर ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है। फिर हम उन शेयर्स को लेंगे जिनके अंदर ऑलरेडी अभी मोमेंटम चल रहा है। ठीक है, तो एस्कॉट, कुबोटा और क्रॉम्पटन जिनके अंदर मोमेंटम हो चुका है, तो पहले मैं उन स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम कोल इंडिया और अदानी एंटरप्राइज जैसे स्टॉक्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और साथ में एनएसपीसी को भी देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों चार्ट्स के ऊपर और एनालाइज करते हैं कल के शेयर्स। तो यहाँ से सबसे पहले मैं पूरी ड्रो लाइन निकाल देता हूँ। ठीक है, तो जब यहाँ से ट्रेंड ब्रेकआउट होता है और वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो जैसे ही प्राइस इस 0.618 के ऊपर निकल रहा है, तो ऐसा हर बार तो होगा नहीं। ठीक है, यानी अगर 10 ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो 7 to 8 टाइम्स आप सही रहोगे। ठीक, लेकिन 2 टाइम्स तो ऐसा होगा ना कि ये प्राइस यहाँ से रिवर्स होंगे और आपका स्टॉप लॉस कर देंगे, क्योंकि मार्केट में हर चीज़ गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आपको निकलने का भी आपका तरीका फिक्स होना चाहिए। इसको ही कहते हैं ट्रेडिंग का मैनेजमेंट, इसको ही कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, इसको ही कहते हैं मनी मैनेजमेंट, इसको ही कहते हैं पोजीशन साइजिंग। अगर आप इन तीन चीज़ों को डिनाई कर दोगे मार्केट के अंदर, तो आप मार्केट के अंदर बिजनेस नहीं कर रहे हो, फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हो। ठीक है, ये तीनों चीज़ें नहीं आएंगी तो कितना भी अच्छा सेटअप मैं आपके सामने ला के रख दूँ, आप पैसा नेट में नहीं बना पाओगे, आप पैसा लूज कर दोगे शेयर बाज़ार के अंदर। समझ गए? तो मान के चलिए यहाँ से ट्रेड लाइन, ये करेक्टिव पैटर्न है, तो डेफिनेटली करेक्टिव पैटर्न होता है तो डेफिनेटली वो शेयर मेरी वॉच लिस्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ जब प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, करेक्टिव पैटर्न है, तो मेरी वॉच लिस्ट के अंदर है। जैसे ही 0.618 जो फिबोनाची का नंबर है उसको ब्रेक कर रहा है, तो वो शेयर मेरे लिए ट्रेडिंग के लिए बेटर बन जाता है। और वो उसके बाद में 1.618 तक के टारगेट, और अगर और अच्छी डिमांड रही तो उसके ऊपर 2.618 तक का टारगेट रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये दो लेवल तक के मेरे टारगेट होते हैं। तीसरा चौथा मैं नहीं इतना प्रेफर करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, ये जितने भी वीडियोस आपको आने वाले समय में मिलेंगे वो सभी के सभी स्विंग ट्रेडिंग के बेस पर ही होंगे। ओके, तो ये जब 0.618 को इसने ब्रेक किया, ठीक है, तो यहाँ से जो मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, जो ये ट्रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये जो ड्रॉ हुई है ट्रेड लाइन, ओके, ठीक है, तो ये जो 0.618 के ऊपर जब ये प्राइस इसने यहाँ क्लोज किया, अगर क्या होता अगर ये प्राइस यहीं पे कंसोल करके फिर यहाँ से गिर जाता, मीन्स अब ये प्राइस यहाँ से आपका ऊपर तो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये ड्रॉ हो गया नीचे की तरफ। ठीक है, यानी नीचे की तरफ उसने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ गया। ठीक, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करता हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने की चीज़ है। वहाँ पे मैं रिस्क को कैसे मैनेज कर रहा हूँ उसको आपको देखना चाहिए, मेरे सेटअप के ऊपर है। अगर आपका सेटअप किस तरीके से होगा उसके हिसाब से आपको रिस्क को डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी सेटअप बिना रिस्क के नहीं होता है, हर सेटअप के अंदर प्रॉफिट नहीं बनता है। हर एक चीज़ मार्केट के अंदर रिस्क और रिवॉर्ड को लेकर आती है।
ठीक है। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि नहीं मेरा सेटअप 99% एक्यूरेट है, इसके अंदर कभी स्टॉप लॉस नहीं होता है, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग धारणा है। आप लंबे समय में बाज़ार के अंदर नहीं टिक पाओगे। बाज़ार सुप्रीम है, इस माइंडसेट को हमेशा दिमाग के रख कर ही ट्रेड करना। ठीक है। आप अगर ये सोचोगे कि मैं ही भगवान हूँ, तो बाज़ार आपको डेफिनेटली डाउन कर देगा, कैपिटल में भी और मार्केट के अंदर ना टिके रहने में भी। ठीक। तो प्राइस यहाँ से जैसे निकला और ये ट्रेड लाइन जब 21 EMA के ऊपर है, कल मैंने इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ बताया था, आज ये डिटेल इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जब ट्रेड लाइन इस प्राइस को, ये प्राइस एक्शंस है, जब भी ट्रेड लाइन प्राइस के ऊपर ड्रॉ होता है तो उसको प्राइस एक्शंस कहा जाता है। ठीक। तो जब 0.618 के ऊपर प्राइस निकल रहा है और जब ट्रेड लाइन इस 21 EMA हाई के ऊपर है, इसका मतलब है स्ट्रेंथ मजबूत है, डेफिनेटली ट्रेंड चलेगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई न्यूज़ आ जाए, कोई घटना घट जाए और ये प्राइस यहाँ से डाउन हो जाए, तो जैसे ही 21 EMA हाई के नीचे प्राइस जाता है, ठीक है, और ट्रेड लाइन भी ब्रेक होती है, 21 EMA हाई भी ब्रेक हो रहा है, देखो ध्यान से सुनना, 21 EMA हाई ब्रेक हो रहा है, ट्रेड लाइन भी ब्रेक हो रही है, तो और प्राइस इन दोनों के नीचे क्लोज कर रहा है, क्लोजिंग आनी चाहिए, शैडो की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि मैंने बोला कि ये वाला लो है, ठीक है, 298 इज माई स्टॉप लॉस, तो प्राइस यहाँ तक आता है और टच करके ऊपर चला जाता है, तो लोग बोलते हैं प्राइस तो आया था सर, मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अरे स्टॉप लॉस नहीं है भैया, ये अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ रही है, इसके नीचे अगर प्राइस क्लोज हो जाए, तभी हम इसको कहेंगे स्टॉप लॉस कहेंगे। ठीक है। तो प्राइस जैसे ही ट्रेड लाइन और 21 EMA के नीचे क्लोज होता है, तो वहाँ पे मैं अपनी 50% लॉस को बुक कर लूँगा। जो भी मेरा स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको बुक कर दूँगा। ठीक है। इस जोन के आसपास मैं वहाँ बुक कर लूँ। अगर लो भी टूट गया, ये येलो लाइन लो है, ठीक है, अगर लो भी अगर टूट गया प्राइस का, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे पूरी पोजीशन क्लोज कर दूँगा और जो मेरा मेजर सपोर्ट होगा वो ये वाला होगा। ठीक है। लेकिन ये मेरी वॉच लिस्ट में पड़ा रहेगा जब तक ये सपोर्ट नहीं टूट जाता। ये सपोर्ट क्यों है, इसको मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूँगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह बनते हैं। ठीक है। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो मेरा जो एक कोर्स है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने ग्रुप में डिस्कशन किया था, आप उसके अंदर वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने डिटेल में इसके बारे में चर्चा की है। ठीक है। तो जैसे ही प्राइस ट्रेड लाइन और 21 EMA हाई को ब्रेक करता है, तो 50% लॉस बुक होता है, और लो को ब्रेक कर देता है, तो डेफिनेटली मैं पूरा ही पोजीशन क्लोज कर दूंगा। मैं कोई भी न्यूज़, किसी भी ऑनर, किसी भी प्रमोटर की बात को नहीं मानूंगा, क्योंकि प्राइस ने मुझे बता दिया है कि यस मैं डाउन जाने वाला हूँ। अगर ये सपोर्ट को नहीं तोड़ता है, ठीक है, मान के चलिए प्राइस यहाँ से टूटा और यहाँ से ही अगेन ये 0.618 के ऊपर फिर से जा कर के क्लोज दे देता है, तो मैं री एंट्री मारूंगा। ठीक है। क्योंकि 0.618 के ऊपर, 0.618 एक स्ट्रेंथ की लाइन है। आप MACD लगाइए, RSI लगाइए, मनी फ्लो इंडिकेटर लगाइए, कैटलर चैनल लगाइए, बॉलिंजर बैंड लगाइए, आप कोई भी इंडिकेटर लगा के देखिएगा, 0.618 के बाद ही स्ट्रेंथ आती है। RSI में भी आपको वहाँ 50, 55, 50 और 60 के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। MACD क्रॉसओवर भी 0.618 के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे इंडिकेटर एक दूसरे से लिंक ही होते हैं। ठीक, ये आप माइंड में रखिएगा। लेकिन प्राइस और वॉल्यूम का जो कोरिलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक। तो अब प्राइस अगेन जब ऊपर आएगा तो मैं फिर से इसके अंदर पोजीशन बनाऊंगा। ठीक। और वापस से मेरा स्टॉप लॉस सही होगा। ठीक। तो इस माइंडसेट के साथ मैं ट्रेडिंग करता हूँ और इस सेटअप की एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है। 10 में से मैं अगर 10 ट्रेड ले रहा हूँ तो 7 to 8 टाइम्स ही मुझे अच्छे साइन देता है। समझ गए। चलो चलते हैं दूसरे स्टॉक्स के ऊपर और एस्कॉर्ट्स कुबोटा का चार्ट देखते हैं। तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा के अंदर भी अगर आप देखेंगे, जैसे ही प्राइस यहाँ से 0.618 के ऊपर निकल रहा है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है और 0.618 के ऊपर प्राइस जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ख़रीदना चाहिए। लेकिन मान के चलिए कोई न्यूज़ आ गई और ये प्राइस इतना ऊपर गया और यहाँ से फिर क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, फिर ऊपर जाता है और यहाँ से नीचे की साइड क्लोजिंग दे देता है, तो डेफिनेटली जब प्राइस इस जोन पे आ जाएगा तो मैं यहाँ पे 50% लॉस बुक कर लूँगा। और ये लो से, ये देखो लो पे यहाँ पे टच होके प्राइस वापस ऊपर चला जा रहा है, ठीक है, तो मैं इस सिचुएशन में क्या करता हूँ कि जब लो से मार्केट प्राइस ऊपर बढ़ रहा है और वॉल्यूम का सपोर्ट अगर आ रहा है तो डेफिनेटली मैं और एडिंग करूँगा। लेकिन अगर ये वापस से लो तोड़ दिया, ठीक है, लो टूट गया, तो मैं यहाँ पे अपना सारा प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा मैं वहाँ पे बुक कर दूँगा। इसको ही कहा जाता है
मनी मैनेजमेंट, इसको ही कहा जाता है रिस्क मैनेजमेंट। ये जो आप ये कर रहे हो ना, ये एक्टिविटी जो आप पूरी कर रहे हो, इसको ही रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग कहते हैं, ठीक है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके अंदर इमोशन आएगा, इमोशन आएगा तो आप ओवर ट्रेडिंग करोगे और अपना सारा कैपिटल बाज़ार में दे जाओगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग किसको कहते हैं? देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया, हाई को तोड़ रहा है, ठीक है। साथ में अगर आप देखेंगे ये ट्रेड लाइन यहाँ से बन रही है और ये ट्रेड लाइन को तोड़ रहा है, हाई को तोड़ रहा है, तो मैं यहाँ जो 50% बुक कर रहा हूँ उसको कहते हैं पोजीशन साइजिंग, ठीक है, उसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। और वापस से जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो मैं पोजीशंस को और ऐड कर रहा हूँ, इसको कहते हैं पोजीशन साइजिंग अगेन, ठीक है। इसको एडिंग साइड की पोजीशन साइजिंग कहते हैं। फिर से प्राइस जब लो को तोड़ रहा है तो इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। मैंने रिस्क को फॉलो किया क्योंकि प्राइस ने इसको तोड़ दिया, ठीक है। लेकिन ये इतना मजबूत सेटअप होता है कि वॉल्यूम ऑफ प्राइस का, वॉल्यूम ऑफ प्राइस जैसे वॉल्यूम प्राइस का कोरिलेशन सब जानते ही होंगे कि प्राइस ऊपर है, वॉल्यूम ऊपर है, इसका मतलब इंक्रीजिंग डिमांड है। प्राइस ऊपर है, वॉल्यूम नीचे है, यानी कि डिक्रीजिंग डिमांड है। प्राइस नीचे है, वॉल्यूम ऊपर है, यानी कि इंक्रीजिंग सप्लाई है, ठीक है। प्राइस नीचे है, वॉल्यूम नीचे है, इसका मतलब है डिक्रीजिंग सप्लाई है। डिक्रीजिंग सप्लाई का मतलब होता है बॉटम कहीं ना कहीं मार्केट में बनने वाला है, ठीक। और अगर प्राइस ऊपर है, वॉल्यूम ऊपर है, इसका मतलब है कि मार्केट में तेज़ी कंटिन्यू रहेगी। हर एक चीज़ संभावना है, बाज़ार के अंदर कोई गारंटी नहीं होती है। जो लोग मार्केट के अंदर गारंटी समझ के चलते हैं, आने वाले टाइम में उन्हें बाज़ार से बाहर होना ही पड़ता है। ये मार्केट का ट्रुथ है। बड़े बड़े फंड मार्केट के अंदर डूब गए तो रिटेल की तो कोई भी अहमियत नहीं है शेयर मार्केट के अंदर। तो ठीक है, तो एस्कॉट्स के द्वारा हमने समझ लिया किस तरीके से मैं रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को करता हूँ। चलो अब अदानी का चार्ट देखते हैं जिनके अंदर करंट में मोमेंटम बन रहा है, ठीक। तो अदानी के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से प्राइस, ये मैंने ड्रॉ कर लिया ट्रेड लाइन, 21 EMA हाई के ऊपर है, ट्रेड लाइन ऊपर चल रहा है, इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग डिमांड है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग डिमांड है, 21 EMA के ऊपर ट्रेड लाइन है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग सिग्नल है तेजी का। यस, 21 EMA हाई के ऊपर जा रहा है तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल तेजी का होता है। और 0.618 के ऊपर है तो यहाँ पे तेजी का सिग्नल बना हुआ है, ऐसा अभी करंट सिचुएशन में लग रहा है। अब कल उठ के पता चला कोई न्यूज़ आ जाए, प्राइस यहाँ से टूटना स्टार्ट हो जाए, ये ट्रेड लाइन को क्या कर दे, तोड़ दे, ठीक है। और ये 21 EMA यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। ये जो 21 EMA आपको दिख रहा है, ये यहाँ तक आपको ड्रॉ होता हुआ दिखेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली मैं 50% लॉस को बुक करूँगा, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट के अंदर यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बनती, मैं री एंट्री, मतलब मैं पोजीशंस को और ऐड करूँगा, पोजीशन और यहाँ पे बनाऊँगा। और अगर यहाँ पे कंसोल करता है, वॉल्यूम सस्टेन होता है तो और पोजीशंस को ऐड करूँगा, डिपेंड ऑन रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है। और ये लो यहाँ से कंटिन्यू रहता है, फिर यहाँ से अगर प्राइस कंटिन्यू रहता है या तो यहाँ पे जाएगा या तो फिर प्राइस यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस कर देगा। तो जो दिशा में भी मार्केट जाए उस दिशा के अंदर मैं यहाँ पे मार्केट के साथ बना हूँ, तो जो बाजार की दिशा रहेगी उसके हिसाब से हम मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस देगा तो डेफिनेटली मैं रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग के बिहेव पे यहाँ से पोजीशंस को क्लोज करना शुरू कर दूँगा। अगर मार्केट यहीं से ही कंटिन्यू रहा, ठीक है, अगर मार्केट कल यहाँ पे थोड़ा डिप करता है, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे आता है और यहाँ से सपोर्ट लेके 2-3 दिन के अंदर इस तरीके से 1,3700 का लेवल भी दिखा सकता है। तो ये दोनों घटनाओं के लिए हमें मार्केट के अंदर रेडी रहना है। मार्केट के अंदर हमें वो कहते हैं ना, सनातन सत्य नहीं बोलना है कि ये नहीं यार ये जाएगा ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है बाज़ार के अंदर, ठीक है। ये बिजनेस है, ट्रेड लाइन टूटा, बात खत्म हो गई, हमें स्टॉप लॉस लेना है, पोजीशंस को मैनेज करना है और मार्केट से बाहर हो जाना है, कोई लेना देना नहीं है। नए स्टॉक्स को पकड़ो, नए स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम को आइडेंटिफाई करो। चलो चलते हैं अगले स्टॉक्स के ऊपर, ऑल इंडिया का चार्ट देखते हैं। ऑल इंडिया के चार्ट्स के अंदर ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैंने ट्रेड लाइन को ड्रॉ किया, ये वो शेयर्स हैं जिनकी अंदर मेरी पोजीशन बनी हुई है, ठीक है। प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग डिमांड है, ठीक है। और यहाँ से 0.618 देख सकते हो, यहाँ पे जब प्राइस यहाँ से ब्रेक हुआ तो मैंने यहाँ कहीं पोजीशन बनाई, मार्केट नीचे आ गया
ठीक है। तो यहाँ मैंने अपनी 50% पोजीशन को क्लोज किया। मार्केट यहाँ सस्टेन हो रहा है। ड्रैगन फ्लाई दोजी ये मेरा फेवरेट कैंडल स्टिक पैटर्न है। ड्रैगन फ्लाई दोजी जैसे ही बना तो मैंने इस लो के आसपास स्टॉप लॉस रखा। कैंडल ने उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। मैंने बोला ना ये शैडो है, शैडो पे मैं नहीं पोजीशंस को क्लोज करता हूँ, क्लोजिंग आनी चाहिए। तो लो के आसपास मैंने क्या किया, ड्रैगन फ्लाई दोजी बना, मैंने यहाँ और पोजीशन ऐड की और यहाँ से मार्केट अब यहाँ पे जा चुका है, ठीक है। तो करंट सिचुएशन में इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है वो ज़रा देखते हैं। तो पहले स्ट्रेंथ को इस तरह मापा जाता है। ट्रेड लाइन हर बार बदलती है, ये हमेशा दिमाग में रखना। जैसे मूविंग एवरेज होता है वैसे ही ट्रेड लाइन होती है। तो दिशा अगर प्राइस की बदल रही है तो ट्रेड लाइन को भी आपको रीड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ट्रेड लाइन इस दिशा की है, अब ये ट्रेड लाइन इस दिशा में चल रही है, ठीक है। तो ये ट्रेड लाइन को आपको हटाना है। उसके बाद आप देखेंगे कि 21 EMA हाई के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ यहाँ से मजबूत देखने को मिल रही है, ठीक है। ये आपका 0.618 आ चुका है और यहाँ पे आप अराउंड टारगेट रख सकते हैं। 541 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर कल उठ के अगर प्राइस यहाँ से टूटता है, ठीक, अगर प्राइस यहाँ से लो बनाता है और दूसरे दिन यहाँ से अगर तोड़ने की कोशिश करता है, डेफिनेटली मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को बुक करना स्टार्ट करूँगा। मेरे को ये टारगेट तक चाहिए। मैं कोई भी ट्रेड ले रहा हूँ, मुझे 1.618 से पहले नहीं निकलना है अगर ट्रेंड इंटैक्ट है तो। अगर ट्रेंड टूट रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जिस हिसाब से सेटअप दिख रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि तेज़ी रहेगी और डेफिनेटली हमें ऐसा अब भी करंट सिचुएशन में देख के लग रहा है कि 541 का लेवल आना चाहिए, ठीक है। अगला स्टॉक एनालाइज करते हैं, NHPC का सेटअप करते हैं। NHPC के अंदर अगर आप देखेंगे तो ट्रेड लाइन के ऊपर 21 EMA के आसपास ट्रेड लाइन है, इसका मतलब स्ट्रेंथ मजबूत है, हमें पोजीशंस को और ऐड करना चाहिए। तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पोजीशंस को और ऐड किया हुआ है और हमें आने वाले समय में जिस हिसाब से अभी सेटअप दिख रहा है तो 142 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर ये प्राइस ऐसे ही डाउनफॉल में सस्टेन रहा और ये तोड़ता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ से बाहर हो जाऊँगा, मैं इसमें रुक कर गलती नहीं करूँगा। लेकिन जिस हिसाब से भाव ऊपर जा रहा है और यहाँ से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो बहुत ही अच्छा मजबूत स्ट्रक्चर हमें NHPC का देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये थी मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग का मैनेजमेंट की एनालिसिस कि किस तरीके से जब ट्रेड आप ले रहे हैं शेयर बाज़ार के अंदर तो किस तरह का माइंडसेट आपको मार्केट के अंदर रखना चाहिए। आपको कभी भी बाज़ार के अंदर गट फीलिंग नहीं रखनी चाहिए। आपको मार्केट के अंदर कभी भी ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी चाहिए कि नहीं जो मैंने ट्रेड लिया है डेफिनेटली उसको ऊपर आना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, अगर ये तीनों नहीं फॉलो करोगे तो आपके अंदर इमोशन आएगा, उससे आपकी ओवर ट्रेडिंग की उत्पत्ति होगी और ओवर ट्रेडिंग आपके पूरे पैसे को साफ कर सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो और आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो जिससे क्या मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, जिससे नए वीडियो और अच्छी तरीके से मैं बनाता रहूँगा। अभी कुछ कल तक शायद मैं CAGR और एब्सोल्यूट रिटर्न किसे कहते हैं इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे आपको आइडिया लगे कि CAGR किस तरह कैलकुलेट होता है, ठीक है। और इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे गोल्ड का CAGR क्यों लोग 10% कहते हैं, निफ्टी का CAGR क्यों लोग 12 से 13% कहते हैं, बैंक निफ्टी क्यों 14 से 15% का CAGR कहा जाता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ऐसा होगा तो मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा दोस्तों। और मिलते हैं नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों।